सुधीर अग्रवाल। जस्टिस अग्रवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर उनका जो फैसला था वो ऐतिहासिक था। ये एक मुकदमा है और इसको तय होना है। तो अगर आपने मुझको नॉमिनेट किया तो मैं इसको तय कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल। जस्टिस अग्रवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर उनका जो फैसला था वो ऐतिहासिक था और पर्यावरण को लेकर, गंगा की सफाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। 1,40,000 से ज्यादा फैसले उन्होंने दिए हैं। तो उनके नाम से बहुत सारी ऐसी शुरुआत हुई है जो कि देश में एक नया परिवर्तन लाती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो ऐतिहासिक राम जन्मभूमि का फैसला था सर। उसमें ऐसा कहा जाता था कि ये बहुत समय से लिंगर ऑन कर रहा है। ऐसा लगता था कि नया कितने साल चलेगा, लेकिन जब फैसला आया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी आ गया। आपके मन में क्या चल रहा था सर उस समय? देखिए, मन में कुछ नहीं चल रहा था। हमारे उस समय 2008 में चीफ जस्टिस थे एच.एल. गोखले साहब जी, जो बॉम्बे से आए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट जज हो गए थे। जी, वो चीफ जस्टिस थे और मुझसे पहले बेंच में जस्टिस सैयद रफत आलम साहब और डीवी शर्मा बेंच में ऑलरेडी थे। जी, जस्टिस ओपी श्रीवास्तव तीसरे मेंबर थे जो रिटायर हो गए थे। जी, तो बेंच को पूरा करना था। तो गोखले साहब जो है उन्होंने फाइल वाइल देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो पिछले 20 साल से ज्यादा से 3 जजेस की बेंच जो है लखनऊ में चल रही है ना, और इतना समय इसमें वेस्ट होता है। फिर उनको जब अंदाजा हुआ कि क्या मामला है तो वो भी थोड़ा सा फिर समझ में आया। तो फिर उनको जिसने भी सजेस्ट किए, मुझे नहीं मालूम, किसी ने कहा कि अगर आप इसको चाहते हैं कि तय हो तो आप सुधीर अग्रवाल को इसमें कर दीजिए। तो वो हमारे यहाँ लखनऊ इलाहाबाद में हर फ्राइडे को जॉइंट लंच होता है सारे जजेस का। जी। तो उसी में फ्राइडे को मैं लंच में गया हुआ था। सितंबर की बात है, सितंबर 2008, मेरे ख्याल से 18-19 तारीख रही होगी। तो वो मेरा हाथ पकड़ के एक तरफ ले गए और मुझसे बोले, ब्रदर मैं आपको अयोध्या बेंच में नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, चीफ, बोले आपको इसमें कोई आपत्ति है? मैंने कहा, चीफ ये तो आपका प्रिरोगेटिव है, ये तो चीफ जस्टिस जिस बेंच में जिस जज को बिठाए उसका काम है। ना कभी किसी जज से कोई पूछता है ना उसकी हाँ में हाँ होती है। तो बोले, नो ब्रदर, इट इज वेरी सेंसिटिव मैटर एंड यू सी द एंटायर कंट्री इज इन्वॉल्व। जी। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा, चीफ यहाँ तक मेरा सवाल ये है, ये एक मुकदमा है और इसको तय होना है। तो अगर आपने मुझको नॉमिनेट किया तो मैं इसको तय कर दूंगा। तो हरी ब्रदर, यू सी इट इज वेरी सेंसिटिव मैटर। मैंने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमा है और अगर आपने मुझे किया तो मैं इसको तय कर दूंगा। यू वर फॉर्म एट द टाइम? हाँ, ये बिल्कुल शुरू की बात है, जब तक मैं बेंच पे पहुंचा भी नहीं था। तो वो मुझसे बोले कि थोड़ा सा मुझे देखा तो बोले, हाँ ब्रदर, अब बहुत समय हो गया है, इसको भी तय हो जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने 2 पेज का एक पूरा लंबा चौड़ा ऑर्डर पास किया, जबकि 1 लाइन का नॉमिनेशन होता है कि पुट सो एंड सो इज नॉमिनेटेड टू द बेंच। उन्होंने 2 पेज का लंबा चौड़ा ऑर्डर पास किया और उसमें मुझसे फिर उस पर नॉमिनेट किया। और OSD अयोध्या बेंच होते थे हरिशंकर दुबे, उनसे कहा कि आप इसको अग्रवाल साहब को सीन करा लीजिए, दिखा लीजिए। तो यहां से शुरुआत हुई। तो ये मैंने शुरू से माइंड मेकअप किया था कि अगर मैं बेंच में आता हूं तो मैं इसको तय करूंगा। और जिस दिन से हमने 29 सितंबर 2008 से इस केस की हियरिंग शुरू की इस नई बेंच में, और पहले दिन से मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि कुछ भी हो जाए इसको तय करना है।
लेकिन हमारे यहाँ कोई इसको मानता नहीं था कि मुकदमा तय हो सकता है। इवन हमारे जो बेंच के पार्टनर्स थे उनको भी नहीं लगता था। न रफत आलम साहब ये मानने को तैयार थे कि तय हो सकता है और ना डीवी शर्मा साहब। तो मैं रोज जो है इन लोगों को परस्यू करता था, कहता था आइए इसको मुकदमे को तय कर दें, तय कर दें, तय कर दें। और हम लोगों ने इसकी आप समझिए करीब 1.25 साल हियरिंग भी की। मतलब सितंबर 2008 से लेके अगस्त 2009 तक। तब तक रफत आलम साहब का चीफ जस्टिस बनने का नंबर आ गया, यहाँ आ गए थे, मध्य प्रदेश आए थे आपके। तो हमसे बोले ब्रदर अब वो मुझसे कंसर्न मांगा है चीफ जस्टिस के लिए, अब ये हो नहीं पाएगा। मैंने कहा सर थोड़ा सा बचा है, एक 15-20 दिन की हियरिंग और बची है ना, अगर 2-3 महीने मिल गया तो देखिए तय हो जाएगा, ये कर दें। अरे नहीं ब्रदर नहीं हो पाएगा। और फिर ये कह के उन्होंने उसको टाल दिया। तो वो अगस्त के बाद हियरिंग इसकी फिर टूट गई और दिसंबर में उन्होंने यहाँ पे ओथ ली थी। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे ओथ ली उसी दिन हमारे यहाँ CK प्रसाद साहब नए चीफ जस्टिस आ गए थे। उन्होंने उसमें जस्टिस SU खान साहब को नॉमिनेट कर दिया। SU खान साहब को जैसे नॉमिनेट किया तब तक मैं उसके मुकदमे के शुरुआती हिस्से के क्या मामला है क्या नहीं, प्लीडिंग बेसिस पे मैं करीब 400-500 पेज लिख चुका था। तो वो मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा आप पढ़ लीजिए कि क्या मैटर है क्या नहीं है, अंदाजा लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उनको परस्यू शुरू करना शुरू किया। अरे सुधीर कैसे हो पाएगा। अच्छा डीवी शर्मा साहब का भी रिटायरमेंट जो है वो 1 अक्टूबर 2010 को था। उसमें भी टाइम नहीं था, 9 महीने बाद उनका रिटायरमेंट था। तो फिर मैं उनको परस्यू करता रहा। मैंने कहा सर हो जाएगा, कोशिश करते हैं, नहीं होगा फिर सुनेंगे इसको। तो अब कहते ना ये राम की ही कृपा रही कि मेरी कोशिश रंग लाई और जो है मुकदमा फिर अल्टीमेटली तय हो गया। और फैसला भी आया तो 30 सितंबर 2010 को फैसला आ गया। एग्जैक्ट 2 साल। एग्जैक्ट 2 साल। तो ऐसा कोई पॉइंट रहा हो कि क्योंकि एविडेंसेस बहुत थे, विटनेसेस बहुत थे, इतना प्रूफ था आपके पास, इतनी चीजें थी, तो हर चीज को देखना, उसको एक तरह से समझना और फिर उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचना। तो एविडेंसेस का ऐसा कोई कौन सा पॉइंट नजर आया कि सर अब ये तो डिसिसिव है, मतलब इस पे डिसीजन हो जाएगा, दिस इज वेरी स्ट्रांग एविडेंस। देखिए शुरू में तो हालत ये थी कि मुकदमा जो है ना एक ढेर की तरह फैला हुआ था। कहाँ इसका ओर है, कहाँ छोर है और कहाँ क्या पड़ा है कुछ मालूम ही नहीं था। और ढेर भी छोटा मोटा नहीं था, लगता जैसे पूरा पहाड़ खड़ा हो और पहाड़ में से आपको सुई ढूंढने को कहा जा रहा था। बिल्कुल ये हालत थी इसकी। तो मैंने ये सोचा कि कहते मैं साइंस स्टूडेंट रहा भी कि साइंटिफिकली एक सिरे से शुरू किया जाए। तो आप एक सिरे से जैसे धीमे धीमे करके बढ़ते हैं, एक एक इशू पकड़ते हैं, चेक करते हैं, तो धीमे धीमे कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ही। तो वही मैंने इसमें भी शुरुआत की। बहस होती थी, मैं रोज की रोज उसको लिखता था। जो आज बहस हुई शाम को लिखा गया उसमें ऐसा है ये है ये। तो डेली काम चलता था, कंटिन्यू चल रहा था, पूरे 2 साल लगातार चला। तो उसमें ये बात तो बिल्कुल क्लिंचिंग थी कि यहाँ पे सैकड़ों सालों से हिंदू पूजा करते थे। पहली बात तो किसी की पिताजी की जमीन नहीं थी, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बैनामे से मिली कि विल से मिली, किसी ने गिफ्ट किया, ऐसा नहीं था। दोनों पक्ष का जो मुकदमा था वो ये था हमारा पूजा का अधिकार है। हिंदू कहते थे कि हमारे भगवान राम का जन्म स्थान है, इसलिए पूजनीय स्थल है, तो हमारा पूजा का अधिकार है और हम इसे किसी को दे नहीं सकते। मुस्लिम पक्ष कहते थे कि हमारी मस्जिद है ये, इसलिए हमारा पूजा का अधिकार है। तो बेसिकली मामला पूजा का अधिकार की बात थी। ये कहना स्वामित्व का अधिकार है, स्वामित्व किसका, किसी का अकेले का नहीं था। बाद में रामलला का मुकदमा आया कि जगह हमारी है, तो वो इस पे था कि मंदिर था तो डेटी का मंदिर था तो हमारी जगह है। तो पहली बात तो ये कि मंदिर था कि नहीं था वो भी बात आनी थी, है ना, तो वो तब आता। तो ये बात तो बिल्कुल तय थी कि वहां पे
सैकड़ों साल से हिंदू पूजा करते थे और ये मान के पूजा करते थे कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। जी। और दूसरी बात ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आया था कि उस स्थान पर एक नॉन इस्लामिक पूजा घर था, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद, उनकी गवाही भी हुई थी शायद उसमें। नहीं, उनकी इसमें नहीं हुई, इसमें नहीं हुई थी। इसमें जो आर्कियोलॉजी जो जीपीआरएस के थ्रू से देखा गया था, तो वो रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट भी पूरी नहीं थी क्योंकि उसमें भी थोड़ा पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, तो रिपोर्ट भी पहले बन रही थी, फिर आधी हुई, थोड़ा सा मतलब बहुत सी चीजें बहुत सारी वजह से चेंज हो जाती हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट बहुत क्लियर नहीं दी थी, लेकिन ये जरूर दिया था कि यहाँ पे पुराना नॉन इस्लामिक रिलीजियस स्ट्रक्चर था, ऐसा लगता है। तो नॉन इस्लामिक का मतलब मुसलमानों का पक्ष तो खत्म हो गया, हिंदुओं का पक्ष आ गया। किसी और का मुकदमा ऐसा था नहीं कि हमारा जगह है ये। और हिंदू जो है वहां सैकड़ों सालों से पूजा कर रहा था, ये एविडेंस निकल के आती है। तो इतना काफी था इस बात को तय करने के लिए कि ये जन्मभूमि है, और अगर ये जन्मभूमि है तो फिर उसी हिसाब से तय हो सकते थे। तो वो डिसीजन पॉइंट, तो इसी हिसाब से होगा। सर अभी 2010 से 2025 15 साल हो गए हैं। ऐसा हुआ है कि फैसला देने के बाद तुरंत आपको सुरक्षा देनी पड़ी, मतलब इवन की 5 करोड़ की बाउंटी भी थी, आपके परिवार पे भी इतना बोझ रहा, आपने बहुत कुछ सहा भी उसके लिए। मन में नहीं आया कि मैं एक बहुत बड़ा फैसला दे रहा हूं जिससे कि दिस इज अ चेंज ऑफ एरा, इससे युग एक बदलाव आएगा। जो आज राम मंदिर देख रहे हैं उसके बाद की स्थिति और उसके पहले की स्थिति, क्या महसूस किया था आपने उस समय? देखिए, जब मैं इस बैच पर नॉमिनेट हुआ था तो ये बात तो मुझे मालूम थी कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मुकदमा मैं तय करा तो इतिहास में तो नाम दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसा तो मालूम था। आफ्टर ऑल इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना जाता है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के नाम से, जिन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया था, है ना। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ सैकड़ों चीफ जस्टिस हुए, हजारों जजेस हुए, कोई किसी के नाम से नहीं जानता। उसके बाद देश में लेकिन क्या एक प्यूनी जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे जगमोहन लाल सिन्हा, सीनियर जज नहीं थे, है ना, प्यूनी जज थे। उनके नाम से आज कहीं भी चले जाइए 1975 अरे उन्होंने इंदिरा गांधी का मुकदमा किया था, तो वो एक मौका उनको था। दूसरा, इससे बड़ा मुकदमा नहीं हो सकता था, जहां पे कहना चाहिए 100 करोड़ हिंदू और 20 और 22 करोड़ जो है आपके मुस्लिम लोग जुड़े हुए थे, है ना। इससे बड़े क्या मुकदमा हो सकता था। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू मुसलमान थे सबकी नजर थी इस पे। तो ये तो समझ में आता था कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमको लंबे समय तक जो है नहीं मिल सकती, और कहना चाहिए कभी नहीं मिल सकती अगर अभी नहीं है तो। और जब मैंने मुकदमा में आया, मैं इसमें बेंच पे नॉमिनेट हुआ, उस समय कोई थ्रेट वगैरह नहीं थी, ना कोई ऐसी बात थी। कुछ एक विदेशी फोन वगैरह आते थे, मैं उनके नंबर कभी अपने प्रोटोकॉल में दे देता था कि भाई ये अब कोई नंबर पता चला कहीं अरब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। वो फोन में बहुत अटेंड नहीं करता था, है ना, जो विदेशी नंबर आते थे। तो इसलिए वो क्या होते थे मुझे मालूम नहीं। और प्रोटोकॉल वाले बताते थे फलानी जगह का है, फलानी जगह हुआ, बात खत्म हो गई। हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब बात का बतंगड़ नहीं बनाया, और हम अपने काम में लगे रहे। अच्छा, तब तक क्या था कि कोई ये मानता ही नहीं था कि ये मुकदमा तय हो सकता है, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं। अवाक रह गए सब उसको जवाब। हाँ, मतलब लोग मेरा मजाक बनाते थे। कभी कभी मैं यहाँ भोपाल जुडिशियल एकेडमी में एक बार आया था अप्रैल 2009 में, तो यहाँ जजेस के बीच में ऐसी बात हो रही थी, बहुत सारे जजेस हम लोग लंच कर रहे थे, बैठे थे। तो मैंने बताया कि मैं आजकल लखनऊ में भगवान राम के जन्म स्थान वाला मुकदमा सुन रहा हूँ। तो हंसने लगे, बोले कि ये तो मालूम नहीं कि भगवान राम थे कि नहीं थे, और आप ये बताएंगे उनका जन्म स्थान कहाँ था। हाँ, अच्छा। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो वो इश्यू है भाई, हमें तय करना है। बिल्कुल। लेकिन सब वो हंस रहे थे, तो सब बड़ा मजाक बनाते थे, हंसते भी थे। तो उस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, उस समय हम साधारण आराम से काम कर रहे थे।
झंझट शुरू हुआ है 2010 में, जब हम लोग हियरिंग के काफी कंक्लूड करने के नजदीक आ गए। जब निष्कर्ष के तब थोड़ा सा ये अखबारों में, अखबार में भी न्यूज नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा चर्चा में आया कि इसकी हियरिंग पूरी होने जा रही है। फिर जब हमने इस पे जजमेंट रिजर्व किया जुलाई में, जुलाई 2010 में नहीं, जजमेंट रिजर्व हुआ था शायद 22 या 23 जुलाई 2010 को, हियरिंग कंक्लूड हुई जी, और जजमेंट रिजर्व हुआ जी। तो जब जजमेंट रिजर्व हुआ तो लोगों को थोड़ा सा झटका लगा कि अच्छा जजमेंट रिजर्व हो गया। फिर भी यह था कि 1 अक्टूबर को 2 महीने में वो रिटायर हो जाएंगे, तो इतनी जल्दी फैसला थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए भी थोड़ा सा जो है लोग जो है उस समय भी बहुत सीरियस नहीं थे। तो थोड़ी बहुत चर्चा इधर उधर से आती थी मेरे कानों में, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दिया कभी। जजमेंट रिजर्व होने के बाद में फिर न्यूज आइटम आने शुरू हो गए। शायद 8 या 9 सितंबर को हम लोगों ने जजमेंट की डेट अनाउंस कर दी, ये 24 सितंबर को ये फैसला आएगा। तो मुझे याद पड़ता है शायद सबसे पहला न्यूज आइटम जो है 60 वर्ष बाद महाफैसला, शायद जी न्यूज का किसी में, सभी चैनल में चला था, सभी चैनल में, मतलब जो सबसे पहले मैं देखा था वहां से शुरू हुआ और फिर वो एकदम से वहां से चालू हो गया। उसके बाद एकदम से जो है ये घटनाक्रम थोड़ा बढ़ा और हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ गई। और हमारे जो सीनियर जज थे लखनऊ में, जस्टिस प्रदीप कांत साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि सुधीर तुम ऐसा करना कि चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करना कि जिस दिन जजमेंट डिलीवर हो वो उस दिन लखनऊ में रहे। मैंने कहा क्यों? बोले चीफ जस्टिस की बात अलग होती है और चीफ जस्टिस होते हैं तो सिक्योरिटी का पोजीशन डिफरेंट होती है। तो एफआई रेबेलो साहब हमारे चीफ जस्टिस थे लखनऊ में। मैंने उनसे कहा, बोले अरे ब्रदर प्रदीप कांत इज देयर। तो मैंने कहा चीफ, उन्होंने भी, उनकी भी रिक्वेस्ट यही है। तब तो प्रदीप कांत साहब भी आ गए, उन्होंने भी कहा। बोले अच्छा। रेबेलो साहब गोवा से आए थे तो उनको भी सब्जेक्ट का ज्यादा आइडिया नहीं था, तो वो भी जो है उस समय उसकी अहमियत नहीं समझे। लेकिन जब ये बात हुई तो उन्होंने उसके बाद होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग की। जब मीटिंग की तब फिर ये अंदाजा हुआ कि अरे ये तो कुछ ज्यादा फैला हुआ मामला है, बहुत ज्यादा है सेंसिटिव। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट द सिक्योरिटी ऑफ माय जजेस। तो उन्होंने, उन्हीं के कहने पर सीआरपीएफ जो है हमारे घरों पे पोस्ट हो गई थी। और उसके बाद से मैं जब लखनऊ जाता था तो मेरी सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई थी। और उसी के साथ जो है बहुत सारे इधर उधर के समाचार आने लगे और ये कोशिश होने लगी कि आप इसे तय मत करिए, ये सब नाटक हुआ, चालू हुआ। लेकिन उस समय मैं, क्योंकि मैं अपने को जजमेंट देने में लगाए रहा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहते मैंने अपने को डाइवर्ट नहीं किया। तो उस समय तक मेरे को कोई मेंटली जो है कोई टेंशन नहीं थे, फोकस थे आप। फोकस था मैं। घर वालों का थोड़ा सा वो प्रेशर था, उसको भी मैंने उसी तरीके से सबसाइड किया। ये तो फैसला होने के बाद में लगा सब ठीक ठाक हो गया, ना पत्ता खड़का, ना किसी को खरोच आई, फैसला हो गया, लोग खुश हैं और ज्यादातर लोगों ने स्वागत ही किया। ये तो आपके मध्य प्रदेश में ही जो है, यहाँ भोपाल या इंदौर में 8 सेमी के लोग पकड़े गए थे। हाँ, इंदौर में पकड़े गए थे। जेल ब्रेक कांड हुआ था यहाँ पे। वो बाद में हुआ था, पहले लोग पकड़े गए थे। हाँ, पहले पकड़े गए थे जी। ये बात है जून 2011 की। तो पेपर में आया, फिर इन लोगों के पास हमारे फोटोग्राफ मिले, नक्शे मिले, सब मिला, एड्रेस वगैरह सब। और तब ये आया कि ये लोग जो है इन्होंने डिटर्मिनेशन किया है कि इनको जजेस को खत्म करना है। अब डाइवर्जन का और कुछ था नहीं और ये समाचार आ गया तो थोड़ा सा डर हुआ, सही बताया तो। उसके बाद भी हमने बहुत कोई चिंता नहीं की और तब भी हमारे पास कोई और सिक्योरिटी नहीं थी, तब भी वो नॉर्मल कोर्स में था। वैसे ये कभी जो है लखनऊ जाता था तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है थोड़ा 2-3 गाड़ियां रहती थी,
लेकिन बाकी कोई ऐसा वो टेंशन नहीं थी। और नॉर्मल कोर्स में मैं जैसे ट्रेन वेन से जाता था तो कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी, आराम से बस जाता। ये दिसंबर 2011 में कुछ हिंदू पक्ष के जो वकील थे, जिनके बारे में उनके लिए भी कहा कि इनको भी मारना है, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इसमें हमको सिक्योरिटी दी जाए। तो उस पर लखनऊ बेंच हाई कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट से पूछा कि भाई इसमें क्या मैटर है। तो उनके पास आईबी की सीरियस रिपोर्ट आई कि इसमें जजेस को ये एप्रीहेंशन नहीं है, रियल थ्रेट का केस है। तो उसके बाद में फिर ये सिक्योरिटी हमारे पास जो है मेरे ख्याल से दिसंबर 2011 से पहले मेरे पास पहले जेड सिक्योरिटी थी यूपी गवर्नमेंट की, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की जेड प्लस हुई। उससे भी टेंशन नहीं थी। टेंशन उससे बाद में हुई जब बाद में, अब क्योंकि मुकदमे में का डाइवर्जन था नहीं, अब कहीं से फोन आ रहा, आप हमसे बात करिए, पता चला ये सस्पिशियस टाइप के लोग हैं। मेरे को गाजियाबाद में इंटरसेप्ट किया कुछ हथियार वालों ने। मेरी बिटिया यहाँ से जब खंडवा से जेल ब्रेक करके लोग भागे तो मेरी बिटिया वहाँ मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में पढ़ रही थी, तो ये लोग वहां पहुंच गए। तो जब बात थोड़ा बच्चों तक फैली और ये हुआ, तब जरूर थोड़ा टेंशन हुई। और इसी प्रेशर में अब वो होता है, पूरा जजमेंट कराने तक मिसेज ने पूरा साथ दिया, बहुत हिम्मत से रही हमारे साथ में। अब लास्ट में नहीं संभाल पाई तो शी सडनली सफर्ड सीवियर मैसिव हार्ट अटैक। बहुत दुखद रहा। हाँ, तो उसके बाद से अच्छा, अब सिक्योरिटी बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि हमने कहा भाई बच्चों को नॉर्मल लाइफ भी जीनी है, कैसे काम चलेगा। लेकिन वो आपकी वाइफ हमेशा आपको कहती रही कि आप हाँ फोकस रहिए, आप इसके जो आपके मन में वो उन्होंने हमको जो है बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था। और बस ये है कि वो हाँ, और वो पूरा काम जो यहाँ नहीं है, जैसे मैं पूरी रात लिखाता था, जजमेंट जो है पूरी रात लिखाता था। पता चला रात पे 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। 10 बजे एक स्टेनो आ रहा है, 12:30 बजे दूसरा आ रहा है, 3 बजे तीसरा आ रहा है। 2 साल करीब आप समझिए 16 से 20 घंटे लगातार काम हुआ होगा। हाँ, मतलब बहुत मैसिव वर्क था। तो उसके बाद जब मतलब थोड़ा जब बच्चों तक जरा बात पहुंची, अब मेरे भतीजे का फोन स्नैचिंग हुई नोएडा में। 4 महीने बाद उसकी लोकेशन मिली कराची, पाकिस्तान में, है ना। तो वो जब इस तरीके की सिचुएशंस आई तो थोड़ा सा सही बताया भाई, आफ्टर ऑल आई एम ह्यूमन बीइंग, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। लेकिन अब ये मान लेते हैं भगवान राम का काम था और जो करेंगे वो करेंगे। अगर कुछ होना नहीं तो कोई माई का लाल कुछ कर नहीं सकता, और कुछ आ ही गया है तो कोई रोक नहीं सकता। तो यही मान के चलते हैं। तो क्या कर। तो उसके अलावा देखिए, जैसे आपने कहा ना कि 16 से 20 घंटे काम है, ये आपके अभी भी नेचर में लगता है। अभी जो पेंडिंग केसेस है, 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस है कोर्ट्स में, आपको लगता है कि राम जन्मभूमि का जिस तरह से फैसला डिसिसिव तरीके से, सोच के फोकस तरीके से लिया गया, ये पेंडिंग केसेस भी उस तरह करना चाहिए, क्योंकि गरीबों को न्याय मिलने में काफी देर होती है। देखिए, मुकदमे बहुत समय नहीं लेते तय होने में। अगर हम तय कर ले कि हमें मुकदमे तय करने हैं तो आप विश्वास मानिए बहुत जल्दी तय हो सकते हैं। एडजर्नमेंट कम हो जाए, जजों में फैसला लिखाने की इच्छा बढ़ जाए, मुकदमे तय करने की इच्छा बढ़ जाए, तो बिल्कुल तय हो सकते हैं। मुझे भरोसा ही नहीं, मैं तो पूरा विश्वास है कि हर हालत में तय हो सकते हैं। ये जरूर है 5 करोड़ मुकदमे आज हो गए हैं तो समय पूरा लगेगा, थोड़ा सा 10 साल 5 साल लग सकते हैं, लेकिन तय हो सकते हैं ये। और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम आज मुकदमा सुना 2 महीने में तय कर दें। तो मतलब पेंडेंसी को टाला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा सर, आपने एनजीटी में भी रह के काफी, जैसे आज दिल्ली की जो हालत हो रही है और देश के कई शहरों की जो हालत हो रही है, जो AQI इंडेक्स बढ़ा रहता है, जो पॉल्यूशन का लेवल है, आपने उसके पहले कई चीजें उस पर कोर्ट में इस तरह के फैसले भी दिए हैं, मतलब इवन एनक्रोचमेंट से लेकर, और आपने स्कूल्स और हेल्थ के लेकर भी आपने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। ये जो एनजीटी में जिस तरह से पॉल्यूशन के केसेस को डील किया जाता है, आपको लगता है कि उससे कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि बहुत हालत खराब हो चुकी है शहरों की? देखिए, एनजीटी की तो सबसे बड़ी कमी क्या है जी,
कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो कानून बना है, एक्ट जो बना है, वो कमजोर कानून है। जी हाँ। एनजीटी फैसला दे सकता है, ये तो उसमें लिखा है, लेकिन उस फैसले को लागू करने के लिए जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है वो उसमें नहीं दिया। जैसे एनजी को कंटेम्प्ट की कोई पावर नहीं है। अगर एनजीटी का फैसला कोई नहीं मानता या एनजीटी के आदेश नहीं मानता तो एनजीटी कंटेम्प्ट नहीं कर सकता। नेशनल कंज्यूमर फोरम वगैरह को या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम को ये पावर है कि अगर उनका आदेश का पालन ना हो तो सजा कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। एनजीटी में जुर्माना लगाने का प्रोविजन है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट लगाएगा, एनजीटी नहीं लगाएगा। दूसरा ये, जैसे सिविल कोड की डिक्री एग्जीक्यूट होती थी ना, इस तरीके से एनजीटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। सिविल कोड की डिक्री, आप ये समझ लीजिए, ये कहावत है जिला कचहरी में कि फैसला पाना आसान है, डिक्री का एग्जीक्यूट कराना मुश्किल है। तो एनजीटी के एक्ट में कोई इफेक्टिव प्रोविजन नहीं है। तो एनजीटी में जो सबसे बड़ी कमी है कि वो फैसले को लागू नहीं करा पा रही, और ज्यादातर उसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो सरकारी अधिकारी लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी विभाग है ना, सरकारी बॉडीज हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये मेरा मानना है कि जैसे हाई कोर्ट के बेंचेस आप बना, आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 3 जगह हाई कोर्ट की बेंच है ना, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर है। इंदौर में हो गई, बाकी जगह बेंच है। लखनऊ में 2 जगह है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, नागपुर है, बॉम्बे है। आप बेंचेस बनाते हैं इसलिए कि लोगों के पास पहुंचे। तो यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं हो सकती कि पूरे हिंदुस्तान की एक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में क्यों ना, क्यों नहीं एक साउथ में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बन सकती है, क्यों नहीं एक जो है ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह बन सकती है। रीजनल वाइज थोड़ा सा डिवीजन हो जाए ना, रीजनल वाइज थोड़ा डिवीजन हो जाए तो लोगों को पहुंचने में आसानी होगी, और आने जाने में भी बहुत खर्चा होता है। गरीब आदमी के बस का नहीं है सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लड़ना। तो मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो है थोड़ा सा इस तरीके से डिवीजन होना चाहिए। सर, कॉलेजियम को लेकर बहुत विवाद चल रहा है सरकारों के, कि जिस तरह से कॉलेजियम वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए या सिस्टम ठीक है? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो अपॉइंटमेंट्स कॉलेजियम ने किए हैं उसमें आपको बहुत किस्म की कमियां देखने को मिली हैं। अब पहले कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस पे उंगली नहीं उठाता था, आज हर किस्म की बात होती है। कॉलेजियम उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? अगर आप अधिकार है अपॉइंटमेंट करने का, तो गलत अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की हुई। आप वो जिम्मेदारी तो कभी लेते नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार पहले अपॉइंटमेंट करती थी, तब भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे जजेस अपॉइंट हुए। जस्टिस गजेंद्र गडकर, जस्टिस कृष्णा अय्यर, ये किस जमाने में अपॉइंट हुए थे? ये उस जमाने में अपॉइंट हुए थे जब सरकार का मेन रोल था, है ना। तो अगर सरकार का थोड़ा बहुत रोल आ जाता है तो इससे इंडिपेंडेंस टोटली खत्म हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता। जैसे एनजीएसी एक्ट जो है इन्होंने खत्म किया, अब उसमें 6 मेंबर होते थे, कमेटी में 6 मेंबर होने थे, 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस, 1 लॉ मिनिस्टर और 2 जूरिस्ट, जो गवर्नमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके अपॉइंट करते। अब ये आया कि साहब लॉ मिनिस्टर का होना जो है इंडिपेंडेंस को कम करता है। मैं समझ नहीं पाता कैसे करता है। किसी भी अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए 2 मेंबर का अपोजिशन काफी था। तो अगर किसी भी जज को नाम रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज रोक देते, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप तो 3 थे, तो आप किसी को भी रोक सकते थे। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो 2 और लोग रोक देते तो वो आपकी भी उल्टे सीधे अपॉइंटमेंट शायद ना कर पाते। है या नहीं, ये जरूर है। तो कॉलेजियम को समझना चाहिए, कोई वजह नहीं। आखिर सरकार भी हमारी है। एक बात बताइए, न्यूक्लियर डिवाइस के ऊपर जिनका कंट्रोल है, पूरा देश की सिक्योरिटी जिनके हाथ में है, हम उन पर बिल्कुल भरोसा न करें, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा कोई वो नहीं है। और फिर यहाँ तो आप जो आड़े तिरछे अपॉइंटमेंट करते हैं उसकी जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, और क्या आपके पास क्राइटेरिया है? आज जितना डिटोरेशन जो है हायर जुडिशरी में हो रहा है, इसी कॉलेजियम की वजह से हो रहा है।
सर मैं तो बिल्कुल मानता हूं कॉलेजियम सिस्टम को चेंज होना चाहिए। सर आपने उसमें यह भी कहा है कि जो आम आदमी को न्याय को लेकर क्या उसमें बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी के लिए न्याय तो बहुत महंगा हो गया। देखिए, रात में कोर्ट खुलते हैं दूसरे आदमियों के लिए, बड़े लोगों के लिए। नहीं, न्याय महंगा इसलिए नहीं है कि अदालत में कुछ पैसा ज्यादा लगता है। अदालत में कोई फीस नहीं लगती। न्याय महंगा इसलिए कि वकील फीस ज्यादा लेते हैं। दिक्कत क्या है कि बड़े वकील खड़े नहीं होते तो आपको जो है प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिलते। बड़े वकील गरीब आदमी की हैसियत से बाहर हैं। अच्छा, फिर बड़े वकीलों का मुकाबला एक छोटे वकील से नहीं हो पाता, उस तरीके के आदेश नहीं पाते, इफेक्टिव सुनवाई नहीं हो पाती है। तो बराबरी का स्तर कैसे हो? आपने हरीश साल्वे साहब को एंगेज कर सकते हैं, आपकी हैसियत है। आप कपिल सिब्बल साहब को एंगेज कर सकते हैं। मेरी औकात नहीं है, मैं पता चला एक छोटे से जूनियर नए लड़के को खाली एंगेज करता हूं, तो कैसे बराबरी होगी? अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं पूछता हूं, गंगा को लेकर, गंगा सफाई को लेकर आपने जो है बहुत अच्छे फैसले दिए, ऐतिहासिक फैसले दिए, और यमुना की सफाई का जैसे शुरुआत भी हुई है। आपको लगता है ये इतने साल से चल रहा है, इसमें करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च भी हो चुका है। सरकारों को लेकर आप क्या मानते हैं कि उनकी मंशा है कि नहीं इस पूरे मामले में, कि ये पैसा ऐसा बेहतर है? नहीं, अधिकारी नहीं करने देना चाहते। ये जितने लोकल बॉडीज हैं और जो लोकल अधिकारीज हैं वो इसको नहीं करने देना चाहते। गंगा जमुना के नाम पे पैसा बट रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है भगवान जाने, लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। उसकी वजह यही है। आदेश तो पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कर रहा था, लेकिन लागू इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिनको करना है उनकी मंशा नहीं लगती है। तो आपने सुना है कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल जो है वो कई फैसलों के लिए जाने जाते हैं, ऐतिहासिक और फोकस्ड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो विभिन्न एविडेंसेस हैं उनको लेकर नहीं है, पूरे सबूत के साथ उनकी बातें रहती हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याओं को जो जिस तरह से पैदा किया गया है वो जुडिशरी उनको सॉल्व कर सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।